हेलो जेई एस्पिरेंट्स, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। जैसे एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए हैं और आपके शिफ्ट्स भी आपको पता चल गई है कि कब कब कौन कौन से डे है और इतना सबको क्लियर है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, कौन से शिफ्ट में किसका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, वो भी रिलीज़ हो चुका है और आपको क्लैरिटी हो चुकी है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता है कि क्या क्या लेके जाना है। थोड़ा सा डिस्कशन है कि एग्जाम टाइम तक आपको चीजें कैसे करनी है, एग्जाम डे के दिन क्या करना है। और नेचुरल सी बात है कि जो बच्चा 12th में है, जो कोचिंग कर रहा होता है, उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जो बच्चा 12th क्लास स्कूल से कर रहा होता है, उसको कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम हॉल में जाओ तो चीजें कैसे करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ये तो सबको क्लियर ही है कि 21, 22, 23, 24 एंड 28 दीज आर द डेट्स जिनमें जेई का एग्जाम होना है, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। अब इसमें ये है कि जो जिसका 21st को पेपर है तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, बट जिसको 28th है तो 28th के लिए जनरली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो 21st की अगर हम बात करें, जिस बच्चे का एग्जाम 21st को है उसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं किसी से 21st को 9 o'clock है तो आपने ये इंश्योर करना है कि बिफोर 1 hour वहां पे पहुंचना है। मतलब 9 o'clock एग्जाम है तो 8 o'clock पे आपने पहुंचना है। जब आप जाओगे वहां पे, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, काफी टफ कंडीशन है, टेम्परेचर काफी डाउन है, तो प्रॉपर आप पहन के जाओ। एग्जाम में जब एंट्री हो उससे पहले निकाल के अपने जो भी क्लोथिंग है उसको अलग रख दो, या पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो उनको पकड़ा दो। तो वो आपने जरूर करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि अब हिमाचल, स्पेशली हिमाचल में काफी हार्श विंटर्स होते हैं आजकल। चलो फिर भी धूप वगैरह निकली, बट जब एग्जाम हॉल में अंदर जाओगे आप तो वहां पे कुछ नहीं होगा, आपको ठंड लगेगा, हाथ कांप रहे होंगे आपको। तो आपको वो थोड़ा हीट, पहले से हीट रहेगी तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि एक थोड़ी एंजाइटी रहती है। एग्जाम दे रहे हैं, है ना, जेई का एग्जाम है, कंपटीशन डे बाय डे जेई का बढ़ रहा है। और ये बच्चे जो हैं हिमाचल में अब ऐसा अब होने लगा है कि आज से अगर 2 साल पहले देखो तो बच्चा ड्रॉप नहीं करता था। ड्रॉपर बच्चे जेई में ज्यादा आ रहे हैं। तो जब ड्रॉपर बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है कि बच्चा नॉर्मल कॉलेजेस में सेटल होने की नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि नहीं उसको अच्छे कॉलेजेस, क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेज हो जेई के थ्रू ही ले रहे हैं। तो आप प्रॉपर क्लोथिंग के साथ जाओ। 1 hour पहले पहुंचना है। तो ये मान के चलो कि अगर आपका सेंटर 1 hour अवे है तो 7 o'clock आपको निकलना पड़ेगा घर। 7 o'clock आपको घर से निकलना है तो 6 o'clock जागना पड़ेगा। 6 o'clock जागना है तो रात को आपको 10 से 10:30 बजे सो जाना है। तो मेरा यही बोलना है, जिसका 21 को एग्जाम है वो 20 तारीख के 10 या 10:30 बजे सो जाओ। अगर आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही है किसी को, है ना, एक एग्जाम का एक प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है कि थोड़ा एंटिसिपेशन होता है कि कल एग्जाम है, और उसका एक होता ही है जब आपने प्रिपरेशन की हो, बहुत मेहनत की हो +1 +2 में, तो एक अलग सा पैटर्न रहता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इवनिंग में थोड़ा सा प्रॉपर क्लोथ पहन के घूम लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता लास्ट में कितना पढ़ोगे आप। आपके लिए कल का दिन है, 20 तारीख का, 19 का दिन है, और 20th मैं बोलूंगा कि 4 बजे तक आपने पढ़ना है। जो भी करना है, फॉर्मूले रिवाइज करना है, चीजें कैसी, जो भी आपने टारगेट लिया थोड़ा हम भी बताएंगे। बट वही है कि 21st को एग्जाम है, या किसी भी 22nd को जिस बच्चे का एग्जाम है, 21st को 10 10:30 बजे सो जाओ। कोशिश करो, नींद नहीं आ रही फिर भी कोशिश करो। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने जितना पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूले रिवाइज करने ये सब जाओगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। केमिस्ट्री जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आप, केमिस्ट्री इन 2 दिनों में जितना निकाल सकते हो, कोई चैप्टर है उसके PYQs लगा दिए, क्योंकि आना पे PYQs ही। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मस्ट होता है, जो बच्चों को हम बताते भी हैं। 28 वाले बच्चे के पास खूब टाइम है, जितने 6-7 दिन बच रहे हैं आप फुल ऑन केमिस्ट्री पे जोर डालो। PYQs 2 बार लगाने की कोशिश करो एटलीस्ट 4-5 दिन में, है ना। और बाकी केमिस्ट्री के सर हैं भूषण सर, जो HOD हैं एस्पायर में और एकेडमिक हेड है, ये बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में कैसे करना है। देखो बेटा, लास्ट मोमेंट पे जितना आपने मैथ और फिजिक्स में जितना पढ़ लिया था उतना मोर देन सफिशिएंट है। मैथ फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करके आप थोड़ा स्कोर की एडवांटेज उतना नहीं ले सकते। लास्ट मोमेंट पर केमिस्ट्री को थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम दो। केमिस्ट्री बार बार रिवाइज करो। और केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे कर रहे हैं आपने, केमिस्ट्री में आप
पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी पे फोकस करो। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब बच्चों को पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता है। टीचर भी, हम भी बोलते रहते हैं कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, लेकिन केमिस्ट्री किन के लिए स्कोरिंग है? जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिस अच्छे से करेगा। अब तीनों ब्रांच में आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज करना है? जेई पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बार बार करते रहो। मेन क्या है कि आपने जैसे जेई पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लिए, एनसीईआरटी लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें आपने जो सेल वाला पार्ट है, सेकेंडरी वाला, ठीक है, जो सेल वाले, सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़े से देख लेने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा एक्टिव एनर्जी के बारे में, ऑर्डर के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है वो लिखे हैं, वो देख लेने हैं। ऐसे सॉल्यूशन चैप्टर में है, ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो आपने देख लेने हैं। तो थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी देख लेना, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनटीए वहां से भी बना देता है। और रही बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, वहां तो आपने अच्छे से एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें काफी स्ट्रक्चर है, जैसे एडिनिन वाले, एडिनिन ग्वानिन की, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है। और आपके पास डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर है, वहां से इंटीजर वाले क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा लिख लिख के देख लो भाई। मान लो आपसे सुक्रोज का क्वेश्चन आ गया, सुक्रोज में प्राइमरी अल्कोहल बताओ, अब सुक्रोज की स्ट्रक्चर ही नहीं आती तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन? या मान लो सुक्रोज में कायरल सेंटर बताओ, तो बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी स्ट्रक्चर है उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और एक टेबल वाला एरिया, केमिकल बॉन्डिंग में एक डाइपोल मोमेंट की टेबल है, तो वो टेबल में जितने भी मॉलिक्यूल है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो। एक बॉन्ड लेंथ की टेबल है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो बेटा। तो टेबल, एक बार टेबल एनसीईआरटी की अच्छे से फोकस कर लो, ठीक है, डाटास थोड़ा सा देख लो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में ये स्ट्रक्चर वगैरह देख लो। बाकी तो सब अच्छे से, और जेई पीवाईक्यूज अच्छे से देख लो। बाकी आपने कुछ नहीं करना। 28 वाले बच्चे के लिए तो सफिशिएंट टाइम है, वो अच्छे से रिवाइज कर लेगा। और जो बच्चा जिनका पेपर 22, 23, 21 को है, तो लास्ट मोमेंट पे बेटा जेई पीवाईक्यूज करते रहो। जो चैप्टर आपको टफ लगे जेई पीवाईक्यूज देख लो। ज्यादा इधर उधर आप पढ़ भी नहीं सकते, टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है। लिमिटेड सोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। तो ये बात है केमिस्ट्री के लिए सर ने बताई दिया आपको। और वही है कि जिनके पास टाइम कम है वो जेई पीवाईक्यूज करो, क्योंकि आपका पेपर है वहां पे। जेई पीवाईक्यूज मतलब पेपर रिवील्ड है, वहीं से आना है, 90% क्वेश्चन वहीं से आने हैं। सेकेंड, नेचर पेपर का टफ होता जा रहा है, तो आपने एग्जाम टाइम पे पैनिक नहीं होना है। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो दुनिया को भी नहीं आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लग रहा है, कुछ 1-2 बच्चों को छोड़ के, और बाकी सब लोग उसमें डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो पेपर टफ है। सेकंड में मैं बोलूंगा, अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है और आगे जेन्युइन प्रिपरेशन करना चाह रहा है, आगे ड्रॉप लेना चाह रहा है, अच्छे कॉलेज ग्रैब करना, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने। तुक्के मारने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही होना है। तो आप जेन्युइन करके आओ। जितना स्कोर आएगा आपका खुद का स्कोर होगा ना, आपको पता तो चलेगा कितना आता है। आपको यह भी पता चलेगा कि यार मेरा पेपर खराब हुआ था फिर भी मेरे ठीक परसेंटाइल आ गए। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे ज्यादा अटेम्प्टेशन के चक्कर में नेगेटिव कर जाते हैं, और नेगेटिव करने की वजह से परसेंटाइल गिर जाता है। कैन यू इमेजिन 70 मार्क्स से ज्यादा अगर किसी बच्चे के आ जाते हैं ठीक शिफ्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट में ऊपर भी चला जाता है, बट मीडियोकर शिफ्ट में अगर 70 मार्क्स ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आ जाते हैं, तो बच्चा जो है वो 90 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाता है, 90 परसेंटाइल अबव हो जाता है। तो सोचो 300 में से 70 मार्क्स, तो बस आपने क्या करना ही नहीं है, फालतू के तुक्के नहीं मारने। और जो बच्चे +1 के प्रैक्टिस के लिए ये दे रहे हैं पेपर, वो पूरा एक्सप्लोर करके आओ, है ना, पूरा फील लेके आओ। एग्जाम हॉल में कैसे बैठते हैं, क्या है, क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि आप प्रेशर फ्री होके जाओगे नेक्स्ट ईयर, फिर आपने एग्जाम देना है। एक्चुअली जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे, 21 को एग्जाम है, 22 को, तो 21 को जैसे एग्जाम होगा हमारे पास बच्चों के रेस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। रेस्पॉन्सेज, एक पेपर तो आता नहीं है, पेपर तो जब सारे पेपर हो जाते हैं उसके बाद लेट रिलीज करते हैं। ये February 1st वीक में कर देंगे आराम से, क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। बट जैसे जैसे पेपर्स आएंगे हम लोग आपको वो पेपर भी भेजते रहेंगे। तो यहाँ पे जो एस्पायर का बच्चा भी नहीं है, वो ये यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और यहाँ से एस्पायर से आपको पेपर भेज देंगे हम।
और उस पेपर का डिस्कशन भी होगा, हम डिस्कशन भी करेंगे सो दैट आपको पता चले कि पेपर्स कैसे आ रहे हैं, लास्ट ईयर कैसे थे, इस बार कैसे आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रह रहा है, केमिस्ट्री में कैसे एनटीए पेपर सेट कर रहा है और उनका साइकिक क्या है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो सारे पेपर का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे और आपको बताएंगे कि चीजें कैसे आ रही है और आपने कैसे प्रिपेयर रहना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया तो कैसे आ रहा है, वो सारा एक डिस्कशन प्रॉपर होगा। तो आप कनेक्टेड भी रह सकते हो ड्यूरिंग द पेपर्स, क्योंकि जो बच्चा 22 को पेपर दे रहा है, 23 को पेपर दे रहा है, आप बिना पेपर सॉल्व करके ना जाओ, है ये बात की ऑफिशियल पेपर तो नहीं आएंगे बट रिस्पॉन्सेज हम आपको देंगे अपने बच्चों से पूछ के, और जो ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट लोग करते ही हैं तो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, वो हम आपको देंगे, उनको सॉल्व करके ही आपने जानना है। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीजें करोगे उससे फायदा नहीं है। आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि हाँ यार पेपर ऐसे आ रहे हैं, ये पेपर मैं कर पा रहा हूं, ये पेपर मेरे को इतना टफ लग रहा है ना। क्योंकि जब आप पेपर करोगे ना, पेपर करने के बाद आपको लगेगा कि यार पेपर इजी है, जब आप नेट पे देखोगे तो वहां क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मेरे को टफ नहीं लग रहा है या मेरे को इजी नहीं लग रहा है, दुनिया ये बोल रही है। सेम टफ पेपर के साथ है, उसमें भी ये बोलेंगे हाँ यार मेरे को मैथ्स टफ लगा, केमिस्ट्री, तो आपको एक आपका माइंडसेट बन जाता है कि नहीं मैं भी उसी लेवल पे हूं जितना पूरा इंडिया लेवल पे। एंड ऑल द बेस्ट, पैनिक नहीं होना है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है,